तो अगर कोई आपसे कहे कि अब की किसी फाइनेंशियल कंपनी ने अपना जो लोन बांटने का बिजनेस है ना, वो सिर्फ 11.4% बढ़ाया है, लेकिन उनका मुनाफा मतलब सीधे 38.3% की जबरदस्त छलांग लगा गया, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? यही कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। या तो कोई जादुई छड़ी घुमाई गई है या फिर खातों में कुछ हेरफेर है ना? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल गणित तो हमें यही सिखाता है कि जितना आपका व्यापार बढ़ेगा, मुनाफा भी लगभग उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। अक्सर हम मान लेते हैं कि लेंडिंग बिजनेस में मतलब कर्ज देने वाले व्यापार में मुनाफा सीधे तौर पर आपकी लोन बुक के आकार से जुड़ा होता है। लेकिन आज जब हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही यानी जून 2026 के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये पुराना मिथक पूरी तरह से टूट जाता है। उनका जो मुनाफा है ना, पैट जिसे हम कहते हैं, वो 785 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 785 करोड़। हाँ, जबकि उनकी ग्रॉस लोन बुक की ग्रोथ सिर्फ 11.4% ही रही है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो हमारा मुख्य मिशन है, वो भी यही है। मतलब हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर नहीं पढ़ने हैं, बल्कि उन रणनीतियों को डिकोड करना है जो असल में इस विकास को चला रही हैं। सही कहा। और सुनने वालों को बता दूं कि इस डीप डाइव के लिए हमने कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उनकी अर्निंग्स कॉल की ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट और स्क्रीनर से प्राप्त डेटा को सोर्स किया है। हमें ये समझना है कि इस मुनाफे का असली इंजन क्या है और साथ ही उन रेड फ्लैग्स को भी पहचानना जो भविष्य में इस ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर ग्रोथ के पीछे कुछ छुपे हुए रिस्क भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी उलझन से शुरू करते हैं। मतलब मुनाफा 38% बढ़ा, लेकिन लोन बुक सिर्फ 11%। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, ये आ कहां से रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब उस एक शब्द में छुपा है जिसे हम फिनेंस की दुनिया में मार्जिन कहते हैं। अगर आप कंपनी के डेटा पे नज़र डालें तो उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई, जो पैसा वे ब्याज से कमाते हैं और जो ब्याज वे चुकाते हैं, उसके बीच का जो अंतर है वो 19.9% बढ़कर 2,509 करोड़ रुपए हो गया है। ओके, 2,509 करोड़। हाँ, और इसका सीधा कारण है उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम, जो पिछले साल के 7.74% से उछलकर सीधे 8.35% हो गया है। थोड़ा रुकिए, 8.35%। रिटेल लेंडिंग के बिजनेस में इतना मार्जिन, ये तो मतलब बहुत ही आक्रामक आंकड़ा है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो या तो ग्राहकों से बहुत ज्यादा ब्याज वसूल रहे हैं या फिर उन्हें बाजार से बहुत सस्ते में पैसा मिल रहा है। ये मार्जिन एक्सपेंशन जमीन पे काम कैसे कर रहा है? इंक्स कॉल में ना मैनेजमेंट ने इस पर काफी विस्तार से बात की है। ये केवल ज्यादा ब्याज वसूलने का मामला नहीं है, ये प्राइसिंग पावर और प्रोडक्ट मिक्स का खेल है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कंपनी ने उन सेगमेंट्स पर अपना फोकस बढ़ाया है जहां रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यानी जोखिम के अनुपात में मिलने वाला मुनाफा कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ ही उनका कस्टमर बेस 18.6% बढ़कर 23.9 मिलियन हो गया है। 23.9 मिलियन ग्राहक। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, जब आपके पास इतने बड़े ग्राहकों का एक विशाल आधार हो और आप हर एक ग्राहक पर 8.35% का मार्जिन कमा रहे हो, तो मुनाफे में 38% का उछाल आना कोई चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत ही ठोस गणित का परिणाम है। अगर मैं इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई दुकानदार है, उसने अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों की संख्या तो बढ़ाई ही है, जो कि 23.9 मिलियन की वो भारी भीड़ है। सही है। लेकिन साथ ही उसने हर एक बेचे गए सामान पर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा लिया। तो अब उसे अपना मुनाफा दुगना करने के लिए ना दोगुनी चीजें बेचने की जरूरत नहीं है। यह तुलना स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। और ये जो 23.9 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा है ना, ये केवल आज का मुनाफा नहीं बता रहा है, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर फ्रेंचाइजी तैयार कर रहा है। वो कैसे? जब आपके पास इतने ग्राहक होते हैं तो आपके पास उन्हें क्रॉस सेल करने के यानी एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट बेचने के अनगिनत मौके होते हैं। यही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्केलिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन मेरी शंका यहीं से शुरू होती है, ये 23.9 मिलियन ग्राहक आखिर आ कहां से रहे हैं? क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा तो एक आंकड़ा मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। कौन सा आंकड़ा? इनका 71% ब्रांच नेटवर्क टियर 4 और उससे भी छोटे शहरों में है।
कुल 1710 ब्रांच हैं जो 1165 शहरों और कस्बों में फैली हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अपना 71% नेटवर्क छोटे कस्बों और गांवों में लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब एक तरफ हम 8.35% के शानदार मार्जिन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा पूरा फोकस एक ऐसे वर्ग पर है जिसे आमतौर पर अंडर बैंक्ड माना जाता है, जिनकी आय पूरी तरह से बारिश, फसल और लोकल अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। देखिए, सतह से देखने पर ये एक बहुत बड़ा जोखिम लग सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें ना, तो यही 71% ब्रांच डेंसिटी एचडीबी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उनका सुरक्षित किला है। सुरक्षित किला? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, मेट्रो शहरों में अगर किसी को लोन चाहिए तो 10 बैंक और एनबीएफसी उसके दरवाजे पे खड़े हैं। हाँ, वो तो है। इस भयंकर प्रतियोगिता की वजह से वहां मार्जिन बहुत कम हो जाता है। लेकिन टियर 4 शहरों में ऐसा नहीं है। वहां जब एचडीबी जैसी कंपनी अपनी मजबूत पहुंच बनाती है तो उसे वो प्राइसिंग पावर मिलती है, जिससे ये 8.35% का मार्जिन पैदा होता है। अच्छा ठीक है, मैं प्राइसिंग पावर वाली बात तो समझ गया, लेकिन जो अंडर बैंक्ड लोगों को लोन देने का रिस्क है उसका क्या? वहाँ डिफॉल्ट का खतरा तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा ना? इसी खतरे को कम करने के लिए उनकी लोन बुक का डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। उनकी ग्रॉस लोन बुक अब 1,21,846 करोड़ रुपए की हो गई है, लेकिन ये पैसा किसी एक जगह नहीं लगा है। तो ये बटा हुआ कैसे? इसका 38% हिस्सा एंटरप्राइज लेंडिंग में है, 37% एसेट फाइनेंस में है और 25% कंज्यूमर फाइनेंस में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी लोन बुक का 74% हिस्सा सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर लोन मतलब इसके पीछे कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है? बिल्कुल। इसे थोड़ा और जमीनी स्तर पे डिकोड करते हैं। जब हम टियर 4 शहरों में एसेट फाइनेंस या एंटरप्राइज लेंडिंग की बात करते हैं तो ये असल में दिखता कैसा है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। टियर 4 शहर में एसेट फाइनेंस का मतलब सिर्फ कोई लग्जरी कार का लोन नहीं है। इसका मतलब है किसी किसान के लिए ट्रैक्टर फाइनेंस करना या किसी छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करना। मतलब वो संपत्ति जो उनके लिए रोजी रोटी कमाती है। बिल्कुल। और अगर हम एंटरप्राइज लेंडिंग की बात करें तो ये गांव के किसी खाद बीज वाले दुकानदार को दिया गया वर्किंग कैपिटल लोन हो सकता है। और कंज्यूमर फाइनेंस के तहत किसी परिवार को गर्मियों में एयर कंडीशनर या फ्रिज खरीदने के लिए दिया गया लोन आता है। मतलब ये तीनों सेगमेंट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक कहा। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि 1165 शहरों में उनकी ग्राउंड पर मौजूदगी उन्हें एक बहुत गहरी लोकल समझ देती है कि किस पिन कोड में क्या बिकेगा। अगर गर्मियों में एसेट फाइनेंस थोड़ा धीमा पड़ता है तो उसी वक्त कंज्यूमर फाइनेंस में 50% की ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि लोग एसी और फ्रिज खरीद रहे होते हैं। ये मिक्स ये सुनिश्चित करता है कि उनका पूरा व्यापार किसी एक मौसम या किसी एक इंडस्ट्री पर निर्भर ना रहे। ये रणनीति कागजों पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम इतने बड़े पैमाने पर छोटे शहरों में लोन बांटते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक झटके जैसे एल नीनो का प्रभाव, कमजोर मानसून या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मंदी, ये कभी ना कभी तो आएंगे ही। हाँ, वो तो साइकिल का हिस्सा है। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा? क्या कंपनी के पास इन झटकों को सहने के लिए कोई सुरक्षा कवच है? मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आक्रामक विस्तार के बीच उनका रिस्क मैनेजमेंट कितना मजबूत है। रिस्क मैनेजमेंट के मोर्चे पर डेटा वास्तव में एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। अमूमन टियर 4 में एक्सपोजर बढ़ने पर एनपीए यानी जो डूबते कर्ज हैं वो बढ़ने चाहिए। बिल्कुल, वही तो मेरा पॉइंट है। लेकिन एचटीबी का ग्रॉस एनपीए पिछले साल के 2.56% से सुधरकर इस तिमाही में 2.34% हो गया है और नेट एनपीए तो मात्र 1.04% है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब छोटे शहरों में इतना बड़ा एक्सपोजर, वो भी अंडर बैंक्ड ग्राहकों के बीच, और उसके बावजूद एनपीए में सुधार, ये कैसे संभव है? क्या उनकी अंडरराइटिंग इतनी सख्त है? उनकी अंडरराइटिंग प्रक्रिया निश्चित रूप से एक कारण है। 74% लोन का सिक्योर्ड होना इसमें बहुत मदद करता है। लेकिन मैं आपका ध्यान उनके असली सुरक्षा कवच की तरफ खींचना चाहूंगी, और वो है उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे हम CAR कहते हैं। ओके, ये कितना है अभी? वर्तमान में ये 21.29% के बेहद मजबूत स्तर पर है। 21.29% का CAR,
अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये किसी भारी भरकम एसयूवी गाड़ी के बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। मतलब रास्ता चाहे जितना उबड़-खाबड़ हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाहे जितने भी गड्ढे आए, ये 21.29% का कैपिटल बफर कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को बड़े झटकों से बचाता है। आपने बहुत सही उपमा दी है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार किसी भी एनबीएफसी के लिए 15% का CRAR न्यूनतम आवश्यक है, लेकिन 21% से ऊपर होने का मतलब है कि कंपनी के पास न सिर्फ वर्तमान रिस्क को सहने की ताकत है, बल्कि भविष्य में अपनी बैलेंस शीट को और बड़ा करने के लिए पर्याप्त पूंजी भी मौजूद है। मतलब उन्हें तुरंत बाजार में जाके नया पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जब मार्केट में कोई बुरा दौर या डाउनटर्न आता है, तब यही मजबूत कैपिटल उन्हें एक डिफेंसिव स्टेबिलिटी देता है। जब बाकी कमजोर कंपनियां पैसा बचाने के लिए लोन बांटना बंद कर देती हैं, तब मजबूत CRAR वाली कंपनियां बाजार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाती हैं। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर है, मार्जिन 8.35% है, NPA घट रहा है और बफर भी बहुत मजबूत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की कहानी इतनी सीधी नहीं होती। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुछ लाल झंडियां या रेड फ्लैग जरूर होंगे जो भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। एक विश्लेषक के तौर पर मैं सिर्फ अच्छी बातें सुनकर खुश नहीं होना चाहता। आपकी शंका पूरी तरह से जायज है और वित्तीय विश्लेषण का असली उद्देश्य भी यही है। अगर हम डेटा को गहराई से देखें ना, तो दो बहुत स्पष्ट खतरे नजर आते हैं। कौन से? पहला है क्रेडिट कॉस्ट, जो बढ़कर 697 करोड़ रुपए हो गई हैं, जो कुल लोन का लगभग 2.32% है। और दूसरा उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो 39.9% पर खड़ा है। 39.9% का ऑपरेशनल खर्च और लगभग 700 करोड़ रुपए की क्रेडिट कॉस्ट, ये तो बहुत बड़ा डेंट है। क्या ये भविष्य में मार्जिन पर भारी दबाव नहीं डालेगा? अगर क्रेडिट कॉस्ट लगातार बढ़ती रही तो इसका सीधा असर लॉन्ग टर्म प्रोविजनिंग और अंततः मुनाफे पर पड़ेगा। इस मुद्दे पर अर्निंग्स कॉल में एनालिस्ट्स ने भी मैनेजमेंट को काफी कुरेदा था। मैनेजमेंट का बचाव ये था कि 2.3% की क्रेडिट कॉस्ट उनके इस विशेष टियर 4 बिजनेस मॉडल के लिए एक स्टेडी स्टेट, यानी एक सामान्य और स्वीकार्य स्थिति है। लेकिन मैनेजमेंट का इसे सामान्य कहना खतरे को कम तो नहीं कर देता ना? चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अगर मानसून खराब होता है और कृषि से जुड़ी आय गिरती है, तो वो किसान अपने ट्रैक्टर की EMI नहीं दे पाएगा और गांव का दुकानदार नया फ्रिज नहीं खरीद पाएगा। तब क्या होगा? यही वो बिंदु है जहां 39.9% का कॉस्ट टू इनकम रेशियो एक फंदा बन सकता है। इसे ऐसे समझिए, 39.9% का मतलब है कि कंपनी जो भी कमा रही है उसका 40% हिस्सा सिर्फ कंपनी का ढांचा चलाने में जा रहा है। जैसे ब्रांचों का किराया और सैलरी? हाँ, 1710 ब्रांचों का किराया, कर्मचारियों की सैलरी और टेक्नोलॉजी के फिक्स्ड खर्चों में। अगर मैक्रो इकोनॉमिक झटकों के कारण लोन की ग्रोथ धीमी पड़ती है, लेकिन फिक्स्ड खर्चे 40% पर बने रहते हैं और साथ ही डिफॉल्ट बढ़ने से क्रेडिट कॉस्ट 2.3% से छलांग लगाकर 3% या उससे ऊपर चली जाती है, तो मुनाफे का ये जो 38.3% का आलीशान महल हमें आज दिख रहा है ना, वो भर भरा कर गिर सकता है। ये मार्जिन के लिए एक बहुत वास्तविक और स्पष्ट खतरा है। यानी एक बहुत ही बारीक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ छोटे शहरों की बदौलत मिलने वाला हाई मार्जिन है, तो दूसरी तरफ उन छोटे शहरों की अस्थिर अर्थव्यवस्था और ऊंचे फिक्स्ड खर्चे हैं। बिल्कुल। इन सारे रिस्क और रिवॉर्ड को तौलते हुए अगर एक रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से देखा जाए तो इंडस्ट्री के बाकी दिग्गजों के सामने HDFI की स्थिति कैसी दिखती है? देखिए, पीयर कंपैरिजन किए बिना कोई भी विश्लेषण अधूरा है। अगर हम स्क्रीनर के डेटा को देखें तो HDFI का प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो 24.6 है। अच्छा। अब इसे इंडस्ट्री के दो बड़े दिग्गजों के सामने रखते हैं। बजाज फाइनेंस का PE 33.09 है और श्रीराम फाइनेंस का PE 24.26 है। बहुत दिलचस्प है। मतलब वैल्यूएशन के मामले में HDFI लगभग श्रीराम फाइनेंस के स्तर पर है, लेकिन बजाज फाइनेंस के मुकाबले काफी सस्ता ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण उनके बिजनेस मॉडल का अंतर है। बजाज फाइनेंस मुख्य रूप से बड़े शहरों, कंज्यूमर फाइनेंस और एक बहुत ही मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम पर हावी है। बाजार इस डिजिटल और अर्बन डोमिनेंस को एक प्रीमियम देता है।
समझ गया। दूसरी तरफ श्रीराम फाइनेंस कमर्शियल व्हीकल और छोटे कस्बों में बहुत मजबूत है, इसीलिए उसका और एचडीबी का वैल्यूएशन मल्टीपल लगभग एक समान है। तो एक इन्वेस्टर को बजाज फाइनेंस के प्रीमियम वैल्यूएशन और एचडीबी के टियर 4 फोकस के बीच चुनाव कैसे करना चाहिए? यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन को देखना होगा। एचडीबी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लोन बुक का संतुलन, जिसमें 38% एंटरप्राइज लेंडिंग और 74% सिक्योर्ड लोन शामिल हैं। इसके अलावा 1710 ब्रांचों का वो नेटवर्क जो 71% टियर 4 शहरों में है। हाँ, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल, वो उन्हें एक ऐसा बेस देता है जहां अगले एक दशक की ग्रोथ छिपी है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास एचडीएफसी बैंक जैसी पेरेंटेज और मजबूत गवर्नेंस का समर्थन है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि भले ही 697 करोड़ रुपए की क्रेडिट कॉस्ट आज एक चिंता का विषय लग रही हो, लेकिन उनका 21.29% का मजबूत कैपिटल एडिक्वेसी भविष्य में किसी भी बड़े झटके को सोखने की क्षमता रखता है। सही कहा। यही वो चीज है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगी। बजाज फाइनेंस भले ही बड़े शहरों का राजा हो, लेकिन भारत की असली क्रेडिट ग्रोथ अब उन 1165 छोटे कस्बों और शहरों से आने वाली है जहां एचडीबी अपनी जड़ें काफी गहरी जमा चुका है। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का ये 38.3% प्रॉफिट ग्रोथ कोई एक दिन का चमत्कार या किस्मत का खेल नहीं है। यह 8.35% के निम एक्सपेंशन, 23.9 मिलियन ग्राहकों के विशाल आधार और टियर 4 शहरों में एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक घुसपैठ का परिणाम है। और इस पूरी मशीनरी को 21.29% CRAR का मजबूत सुरक्षा कवच मिला हुआ है। लेकिन एक जागरूक विश्लेषक के तौर पर हमारी नज़र उस 39.9% के ऑपरेशनल खर्च और 2.3% की क्रेडिट कॉस्ट पर भी लगातार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मौसम और मैक्रो इकोनॉमी के बदलाव इन्हें कभी भी लाल झंडी में बदल सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी वित्तीय नतीजे में भविष्य के बीज और भविष्य के कांटे दोनों छिपे होते हैं। तो अब जब हमने कंपनी की बैलेंस शीट, मार्जिन, रिस्क और पीयर कंपैरिजन का पूरा चीरहरण कर लिया है, तो समय है इस चर्चा को समेटने का। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा नया और विचारोत्तेजक मुद्दा जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है, लेकिन जो शायद इस कंपनी का भविष्य तय करेगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अर्निंग्स कॉल के एंड में मैनेजमेंट ने एक नए AI इनिशिएटिव का जिक्र किया था, जिसका नाम है शिखर। ओहो हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सिर्फ कोई रूटीन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। वे इस AI तकनीक का इस्तेमाल कस्टमर की ट्रांजैक्शन जर्नी को लाइफ साइकिल जर्नी में बदलने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगी? सरल भाषा में कहें तो वे नहीं चाहते कि ग्राहक सिर्फ एक बार लोन लेने आए और चला जाए। वे चाहते हैं कि ग्राहक जिंदगी के हर पड़ाव पर, चाहे उसे घर बनाना हो, व्यापार बढ़ाना हो या बच्चों की पढ़ाई हो, कंपनी के साथ एक वित्तीय साझेदार के रूप में जुड़ा रहे। और यही सोचने वाली बात है। हमने शुरुआत में टियर 4 शहरों के उन अंडर बैंक्ड ग्राहकों की बात की थी जिनका वित्तीय रिकॉर्ड बहुत धुंधला होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शिखर AI तकनीक इन 1165 छोटे शहरों के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझकर सच में वो जादुई मशीन बन सकती है जो आने वाले रिस्क को पहले ही भांप ले? ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ये AI इन अंडर बैंक्ड लोगों को सिर्फ एक बार का कर्जदार बनाने के बजाय जीवन भर का एक विश्वसनीय वित्तीय साझेदार बना पाएगा? अगर 71% टियर 4 नेटवर्क के साथ ये AI प्रयोग सफल हो जाता है, तो ये 39.9% के ऑपरेशनल खर्च को धड़ाम से नीचे ला सकता है और मुनाफे को एक अलग ही लीग में पहुंचा सकता है। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एचडीबी के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की पूरी रूरल इकोनॉमी के भविष्य के लिए बहुत अहम है और इस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।